अभी हम बात करने वाले हैं टॉपिक फैमिलीज ऑफ एंजियोस्पर्म। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वाला टॉपिक है बच्चों के लिए। उनको लगता है कि यार फैमिलीज 5 ऐड हो गई हैं और पता नहीं क्या होगा। नई एनसीईआरटी में तो केवल फाबेसी बची है, बाकी 4 कौन करवाएगा, कैसे होगा। तो आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले तो ये समझिए कि फैमिलीज से आपको डरना नहीं है। जिसको मॉर्फोलॉजी चैप्टर अच्छे से समझ में आता है उसको फैमिलीज अच्छे समझ में आती है। ठीक है, तो फैमिलीज कैसे पढ़ी जाती हैं उससे पहले कुछ सिंबल्स हैं जो फ्लारल फॉर्मूला और फ्लारल डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट करने के लिए हेल्प करते हैं। उनके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको बताता हूं। जैसे जब भी आप किसी फैमिली के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं तो आप उसमें याद करते हैं कि ब्रैक्टिएट या फिर ई ब्रैक्टिएट फ्लार। अब ब्रैक्टिएट या ई ब्रैक्टिएट फ्लार का मतलब होता है कि भाई जैसे मान लीजिए ये एक स्टेम है, इस स्टेम की ये नोड है। ठीक है, इस नोड पे आप बताएं कि भाई यहां पर ये फ्लार लग रहा है। अब आप बताइए कि जिस नोड से फ्लावर निकलता है अगर यहां पर लीफ प्रेजेंट है ये वाली, तो इस लीफ को हम नाम देते हैं ब्रैक्ट। तो आप बताइए कुछ फैमिलीज होंगी जिनमें ये ब्रैक्ट प्रेजेंट होगा। अगर तो ये ब्रैक्ट प्रेजेंट है तो हम उसे नाम देंगे ब्रैक्टिएट फ्लावर, और शॉर्ट में उसे हम लिखेंगे फ्लारल फॉर्मूला के टाइम पर बी आर। और अगर ये एब्सेंट है तो इसे लिखेंगे ई ब्रैक्टिएट और शॉर्ट में लिख दिया जाएगा ईबीआर। मतलब आज के बाद कभी भी ब्रैक्टिएट या ई ब्रैक्टिएट फॉर्म मतलब जो टर्म है वो पूरी फुल फॉर्म में यूज नहीं की जाएंगी। आपको फैमिलीज पढ़ाते टाइम ये यूज की जाएंगी बच्चे बी आर या ईबीआर से। आपको पहचानना होगा। और ब्रैक्ट क्या होता है कि जिस लीफ के एक्सिस से फ्लावर ऑरिजिनेट होता है उसे हम क्या नाम देते हैं, ब्रैक्टिएट, है ना। दूसरा आपको याद करना है ब्रैक्टियोल्स के बारे में। ब्रैक्टियोल्स, ठीक है, इसे रिप्रेजेंट किया जाता है एपिकैलिक्स के द्वारा और शॉर्ट में लिखा जाता है ईपीआई या ईपीआई एपीके। इसका मतलब है एपिकैलिक्स। अब बात आती है कि एपिकैलिक्स का क्या मतलब है, तो मैं आपको समझाऊं। जैसे आप बताइए कि ये एक नोड है स्टेम पर, इस स्टेम पर जो नोड है उस पर लग गया है फ्लावर, और जिस लीफ के एक्सिस से ये फ्लावर निकला उसको हमने बोला ब्रैक्ट। तो आप बताइए कि ये जो पेडिसल होता है ना, पेडिसल ये वाला जिस पे फ्लावर लगा रहता है, वो स्टेम जिसके टिप पे फ्लावर होता है उसको पेडिसल कहते हैं। इस पेडिसल पर अगर लीफ हो ना तो उसको हम नाम देते हैं ब्रैक्टियोल। और अगर आप बताइए कि ये प्रेजेंट होगा तो उसको हम एपिकैलिक्स के नाम से बताएंगे। ईपीआई लिखते हैं इसे हम, ईपीआई। ठीक है, तो जब भी ये लिखा हो ईपीआई तो इसका मतलब कौन प्रेजेंट है यहां पर, ब्रैक्टियोल्स। मतलब ब्रैक्ट के साथ ब्रैक्टियोल्स भी हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ब्रैक्ट लिखना है तो बी आर या ईबीआर, वो आपको ब्रैक्ट समझा चुका हूं मैं क्या होता है। ब्रैक्टियोल्स लिखना है तो इसका मतलब पेडिसल, मतलब जिस स्टेम के टिप पर फ्लावर होता है उस पेडिसल पर जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है उनको हम ब्रैक्टियोल्स का नाम देते हैं, ब्रैक्टियोल्स का, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, इसके बाद आपको एक बात और बतानी है, आपको बतानी है सिमेट्री ऑफ द फ्लावर। सिमेट्री ऑफ द फ्लावर के अंदर आप मॉर्फोलॉजी में पढ़ चुके हैं। एक तो एक्टिनोमॉर्फिक, इसे हम रेडियल सिमेट्री के नाम से जानते हैं। इसका मतलब होता है कि एक फ्लावर को आप किसी भी एंगल से कट करोगे तो 2 इक्वल पार्ट्स में कट जाएगा वो। तो इसे रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ये गोला और बीच में प्लस, गोला और बीच में प्लस, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये हो गया कौन सा, एक्टिनोमॉर्फिक। फिर आप उसके बाद चलेंगे जाइगोमॉर्फिक या बाइलेटरल हम इसको बोलते हैं बच्चे। मतलब एक ही प्लेन से आप इसे कट कर सकते हैं इक्वल पार्ट्स में। इसे रिप्रेजेंट करने का तरीका है इसमें एक लाइन या ऐसा क्रॉस या परसेंटेज का सिंबल। ठीक है, इसे हम क्या नाम देते हैं, जाइगोमॉर्फिक। कि एक ही प्लेन से आप फ्लावर को 2 हिस्सों में काट सकते हो। और ये जो परसेंटेज का सिंबल है ना, इसे इस तरह से डिवाइड के सिंबल में भी लिख दिया जाता है। तो आप इससे घबराइएगा मत, इन चारों में से कोई भी सिंबल यूज किया जाए आपको बताना है कि फ्लावर जो है वो कैसा है, जाइगोमॉर्फिक। और अगर कोई मॉर्फोलॉजी है ही नहीं, एसिमेट्रिकल, जैसे कि एनसीईआरटी में कहना का एग्जांपल है, तो फिर लिखने की जरूरत ही नहीं, कोई सिंबल ही नहीं लगेगा।
इसके बाद आता है फ्लावर की बात, सेक्सुअलिटी की, कि फ्लावर अगर बाइसेक्सुअल है तो बाइसेक्सुअल फ्लावर के लिए सिंबल लगेगा ये, लेकिन अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है मतलब या तो फ्लावर होगा मेल फ्लावर और या फ्लावर होगा फीमेल फ्लावर, तो मेल फ्लावर के लिए सिंबल बनेगा ये और फीमेल फ्लावर के लिए सिंबल बनेगा ये आपको पढ़ने को मिलेगा अच्छे से। ज्यादातर फ्लावर आपको बाइसेक्सुअल याद करने हैं, बस वो कंपोजिटी फैमिली है उसके अंदर रे फ्लोरेट हम पढ़ेंगे ना जब, तो हमें पता चलेगा कि रे फ्लोरेट जो है बच्चे वो हाँ फीमेल फ्लावर्स होते हैं, फीमेल फ्लावर्स होते हैं। इनको आप जिनमें एंड्रोशियम प्रेजेंट होता है इनको स्टेमिनेट कहते हैं, स्टेमिनेट फ्लावर। और जिनमें बच्चे केवल कार्पल प्रेजेंट होता है इनको पिस्टिलेट कहा जाता है, पिस्टिलेट। तो ये ध्यान रखिएगा लिखते टाइम, हम पहले ब्रेक्ट और ब्रेक्टियोल्स की बात करेंगे, सीक्वेंस में चल रहे हैं, फिर सिमेट्री की बात करेंगे और उसके बाद इसकी सेक्सुअलिटी की बात करेंगे कि फीमेल फ्लावर्स हैं या फिर मेल्स फ्लावर हैं। अब इसके आगे चलते हैं हम, तो बात करते हैं हम कैलिक्स कोरोला, है ना, एंड्रोशियम गाइनोशियम के बारे में। तो चलिए अगला जो टॉपिक है वो कैलिक्स कोरोला एंड्रोशियम गाइनोशियम का आएगा, उन पे बात करते हैं। देखिए जब आप एक फ्लावर के बारे में बात करते हैं, एक फ्लावर के बारे में बात करते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि फ्लावर में क्या होता है कि एक ना आप थैलेमस बनाते हो, आपने कहा कि भाई ये थैलेमस है, हमने कहा यस, फिर आपने कहा सबसे बाहर वाला रीजन थैलेमस के बाद मतलब ऊपर फ्लावर लग रहा है, तो इसको नाम दिया हमने सेपल, इसको नाम दिया हमने पेटल, ये हमारे पास स्टेमन और ये हमारे पास कार्पल जिसमें कि ओव्यूल लग रहे होते हैं ओवरी वाले रीजन में, सही है। ये हो गया कार्पल, और कार्पल के साथ साथ ये वाला हिस्सा जो होता है इसको हम ओवरी का नाम देते हैं, क्लियर है। ये हमारे पास फूल है, ऐसे गोल अगर हम देखेंगे तो चारों तरफ थैलेमस पर आपको लगे हुए सेपल, पेटल, स्टेमन और कार्पल मिलेंगे, ठीक है। ये स्टेमन है और कार्पल है, ऐसे है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेपल्स की, सेपल्स की बात करते हैं तो बात करेंगे कैलिक्स की। सबसे पहले बात करते हैं सेपल्स की, सेपल्स की बात करेंगे तो बात करेंगे कैलिक्स की। कैलिक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है के से, इसके पूरे होल में जितने नंबर होंगे वो नंबर यहां पर बताए जाएंगे, मतलब यहां एन का मतलब है नंबर ऑफ सेपल्स, ठीक है। अब ये जो के एन वाली कंडीशन है ना, इसमें दो कंडीशन बनती है, एक बनती है गैमोसेपलस कंडीशन, मतलब सारे सेपल्स आपस में जुड़े हुए हैं, एक ग्रुप बनाते हैं। तो आप बताइए कि भाई के लिखेंगे, के ब्रैकेट में मतलब पैरों में लिखेंगे एन, और इसमें अगर हम चारों तरफ इसके ब्रैकेट बना दें तो इसका मतलब है कि आपस में जुड़े हुए हैं, ज्वाइंट है सेपल्स। लेकिन दूसरी कंडीशन होती है पॉलीसेपलस कंडीशन। पॉलीसेपलस में क्या करते हैं, के पैरों में केवल नंबर लिखे जाते हैं, 3 4 5 जितने भी प्रेजेंट हैं वो, लेकिन कभी भी क्या नहीं किया जाएगा, नंबर लिखे जाएंगे लेकिन क्या नहीं किया गया, ब्रैकेट नहीं लगाया गया। मतलब कंडीशन कौन सी है, पॉलीसेपलस, मतलब ये सब अलग अलग है, ये ध्यान रखिएगा। फिर दूसरे नंबर पे आपके पास आता है कोरोला। कोरोला को रिप्रेजेंट करते हैं हम सी से, वही यहां पर एन होगा नंबर ऑफ पेटल्स, कि भाई कितने पेटल फ्लावर में प्रेजेंट है, वो यहां पैरों में। फिर उसके बाद कंडीशन दो, बोलो एक बनेगी गैमो पेटलस कंडीशन। गैमो पेटलस कंडीशन का मतलब हो गया है कि जो सी है उसके पैरों में एन और सारे पेटल्स आपस में जुड़े हुए हैं तो ब्रैकेट लग जाएगा, ब्रैकेट लगने का मतलब है कि सारे जुड़े हुए हैं। और दूसरी कंडीशन बनेगी पॉलीपेटलस कंडीशन। पॉलीपेटलस का मतलब हो गया सी के पैरों में एन केवल, जुड़े हुए नहीं होंगे, ठीक है। तीसरे नंबर पे हम बताएं कि अगर हम कुछ फैमिलीज हमारे पास ऐसी हैं, जैसे मैं आपको बताऊं आपके नए सिलेबस में एक फैमिली है ग्रेमिनी फैमिली, है ना, ये मोनोकोट्स की फैमिली है, उसमें होता है पेरिएंथ। पेरिएंथ होने का मतलब हो गया कि सेपल और पेटल्स ये आपस में फ्यूज होकर एक सिंगल स्ट्रक्चर बनाते हैं, टेपल्स, ठीक है।
अब इसके लिए आपको याद करना है कि जब हम पेरियंथ की बात करते हैं तो पेरियंथ को हम पी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? पी से। अब ये पेरियंथ जब आप लिख रहे हो तो इसमें भी आपको वही पी के पैरों में एन और पी के पैरों में एन के चारों तरफ ब्रैकेट या नहीं लगाना। अब इसके अगर पैरों में एन है, एन के चारों तरफ ब्रैकेट है, तो इसका मतलब हो गया है गैमोफिलस, ये ध्यान रखिएगा आप। और इसका मतलब हो गया है पॉलीफिलस। हालांकि ये पूछा नहीं जाएगा गैमोफिलस या पॉलीफिलस, ये हमारी एनसीईआरटी में है नहीं, लेकिन मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि ये वाली कंडीशंस आपको याद करनी है। ये कंडीशन अगर याद नहीं भी होगी तो भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन ये पता होना चाहिए कि पेरियंथ क्या है, क्योंकि ग्रेमिनी फैमिली के अंदर आपको पी लिखा हुआ मिलेगा, पेरियंथ आपको लिखा हुआ मिलेगा। इसके बाद हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं एंड्रोशियम के बारे में। एंड्रोशियम का मतलब हो गया है कि भाई बात चल रही है स्टेमन के बारे में, और आप बताइए कि नंबर ऑफ स्टेमन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए के पैरों में एन लगाकर। ए मतलब एंड्रोशियम, उसके पैरों में क्या लगा रहे हैं? हाँ, एन। अब इसमें कंडीशन दो, ए के पैरों में एन और ब्रैकेट, और ए के पैरों में केवल एन। अगर ए के पैरों में एन लगाकर आपने ब्रैकेट लगा दिया है तो इसका मतलब हो गया ये इनका कोहेशन हो गया। यहां पर ये आपको ना एनसीईआरटी में पढ़ने को मिलेगी चीज, कोहेशन हो गया है। कोहेशन में एडेल्फस कंडीशन पढ़ाई जाती है आपको, जुड़े हुए होते हैं या नहीं जुड़े हुए होते, सही है। और दूसरी तरफ है कोहेशन का मतलब है स्टेमन स्टेमन से ही जुड़ गया, ध्यान रखना बात है ना। जुड़े हुए हैं तो कोहेशन ऑफ द स्टेमन, और अगर नहीं जुड़े हुए तो इसको हम बोलते हैं पॉलीएंड्रस कंडीशन। ये दोनों टर्म भी आपसे नहीं पूछी जाएंगी, जैसे कि ये नहीं पूछी गई है। क्यों नहीं पूछी जाएंगी? क्योंकि एनसीईआरटी में इन टर्म्स के बारे में ज्यादा डिटेल नहीं है। पूछा जाएगा तो एडेल्फस कंडीशन पूछी जाएगी, जो कि आप पढ़ चुके हो पी के अंदर। डाई एडेल्फस, आपने कहा कि दो ग्रुप 9+1 का बनता है, और आगे आपको फैमिली जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें भी आपको ये मिलेगा। बस ये पता होना चाहिए कि एंड्रोशियम को एन से रिप्रेजेंट करते हैं हम। काम की बातें कैसे लिखना है वो मैं सीक्वेंस में आपको बता रहा हूं, कि कैलिक्स लिखेंगे तो के लिखेंगे, कोरोला लिखेंगे तो सी लिखेंगे, कैसे फ्लारल फॉर्मूला से पता चलेगा वो हम फैमिली के अगर आगे डिटेल करेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी यहां पर। फिर हम चलते हैं इसके बाद गाइनोशियम की तरफ। जब हम गाइनोशियम की तरफ आते हैं तो आपको बताना है कि गाइनोशियम का मतलब हो गया कार्पल। इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम जी से, जी के पैरों में एन, कंडीशन वही बनेगी, जी के पैरों में एन ये कंडीशन, जी के पैरों में एन और ब्रैकेट नहीं, सही है। अब इसको बोला जाता है एपोकार्पस और सिनकार्पस कंडीशन। अब आप बताओ कि अगर ये आपस में जुड़े हुए हैं तो बोलो सिनकार्पस। सिन का मतलब बायोलॉजी में जुड़ना ही होता है, सिनकार्पस कंडीशन। और अगर नहीं जुड़े हुए हैं तो एपोकार्पस कंडीशन। ये एनसीईआरटी में आपको पढ़ना है, दिया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। सिनकार्पस मतलब कार्पल्स आपस में जुड़े हुए, कार्पल्स का जुड़ना मतलब आप बताओ कि भाई ये अपने पास एक कार्पल था ना, ये तो दूसरा कार्पल भी इसी के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये सिनकार्पस कंडीशन ओवरी वाले। लेकिन अगर एक कार्पल ये है और फ्लावर में दूसरा कार्पल ये है और आपस में जुड़े हुए नहीं, अलग अलग है, तो एपोकार्पस कंडीशन। ये वाले कार्पल्स के बारे में बात चल रही है, बीच वाले में जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी होते हैं। अगर आपस में जुड़े हुए हैं तो सिनकार्पस ब्रैकेट में लिखेंगे, नहीं जुड़े हुए हैं तो एपोकार्पस ब्रैकेट से बाहर लिखेंगे, एन लिखेंगे सीधा, सही है। इसके बाद आपको याद करना है पोजीशन ऑफ ओवरी, ये भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। पोजीशन ऑफ ओवरी, इसमें सबसे पहले तो आपको याद करना है सुपीरियर ओवरी। सुपीरियर ओवरी का मतलब होता है कि जो ओवरी होती है थैलेमस पर, है ना, ये थैलेमस है नीचे की तरफ, सारे फ्लारल पार्ट इस ओवरी के ठीक नीचे से निकले, ठीक नीचे से निकले, तो इसको सुपीरियर बोलते हैं। और सुपीरियर लिखने का मतलब होता है जी के नीचे डैश लगाना। नीचे डैश लगाने का मतलब है कि फ्लारल पार्ट बाकी सारे इस ओवरी के नीचे से ही निकल रहे हैं, तो ओवरी हो गई कैसी? सुपीरियर। और इसे हाइपोगाइनस कंडीशन कहा जाता है। सुपीरियर ओवरी मतलब हाइपोगाइनस कंडीशन, सही है। दूसरा आपको याद करना है इंफीरियर ओवरी। इंफीरियर ओवरी का मतलब होता है कि भाई जो हमारे पास ये ओवरी है, हमारे पास ये जो ओवरी है, ये ओवरी पूरी थैलेमस में पैक है और बाकी फ्लारल पार्ट जो है वो ओवरी के ऊपर से निकल रहे हैं। ओवरी के ऊपर से, ये नीचे ओवरी है और ओवरी के ऊपर से बाकी पार्ट्स निकल रहे हैं, इसको इंफीरियर ओवरी। इंफीरियर ओवरी को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है जी के ऊपर डैश लगाना, और इस तरह के फ्लावर को एपिगाइनस फ्लावर कहा जाता है, एपिगाइनस फ्लावर, सही है। तीसरे नंबर पे होता है, बोलो, हाफ इंफीरियर या हाफ सुपीरियर। इसमें आपको बताना है कि जो ओवरी है आपके पास,
इस ओवरी का आधा पार्ट थैलेमस में कवर है और जो फ्लारल पार्ट है वो ओवरी के ठीक बराबर से निकलते हैं। और इसे लिखने का तरीका होता है जी के साथ डैश लगाना बराबर में। और इस तरह की ओवरी को हम पेरीगाइनस कहते हैं, जिसमें पीच, पल्म और रोज का एग्जाम्पल है। इस तरह की ओवरी को इंफीरियर मतलब एपिगाइनस फ्लावर कहते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल कुकुम्बर का है, गुआवा का है, रे फ्लेरेट ऑफ सनफ्लावर है। एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स हैं इनके अलग अलग पीछे थ्योरी के अंदर। और यहां बात करते हैं तो चाइना रोज की बात करते हैं, मस्टर्ड की बात करते हैं, बहुत अच्छे से हम इसको पढ़ते हैं सुपीरियर ओवरी के अंदर। ये भी आपके पास एग्जाम्पल है एनसीईआरटी में। ये सब चीजें करने के बाद जब आपको ये सीक्वेंस में पढ़ना है, सबसे पहले आपने ब्रैक्ट है या नहीं है वो लिखना है, फिर उसके बाद एपिकैलिक्स की हमने बात करी है, या वो बाद में भी लिख सकते हैं। फिर हमने उसमें सिमेट्री की बात करी कि एक्टिनोमॉर्फिक या जाइगोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल है ना, स्टेमिनेट है या फिर पिस्टिलेट है। उसके बाद फिर कैलिक्स के बारे में लिखेंगे कि भाई कैलिक्स है तो कितने हैं, गैमो है या पॉली है, जुड़े हैं या अलग है। सी है मतलब कोरोला है, गैमो है या पॉली है। पेरियंथ है तो जुड़े हुए हैं। ये केवल आपको एक ही फैमिली में याद करना है आपके अब सिलेबस में। पहले एक और फैमिली थी लिलिएसी, जो कि अब है नहीं, लेकिन अभी इसको ग्रेमिनी में आप याद करिए। पेरियंथ के बारे में जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं इनको याद करने की जरूरत नहीं है, फिर भी आपको जानकारी होनी चाहिए। एंड्रोशियम के बारे में भी आपको कोहेशन और पॉलीएंड्रस कंडीशन याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ एडेल्फस कंडीशन आप याद करिए कि ग्रुप कितने बनाते हैं, एनसीईआरटी में है ये बात। गाइनोशियम कार्पल की बात करते हैं तो सिन कार्पस और एपोकार्पस आपको याद करना, और ये याद होना ही चाहिए, डायग्राम बना के बता रहा हूं। और पोजीशन ऑफ ओवरी आपको साथ ही साथ याद करनी है। इसके अलावा दो चीजें आपको और एक्स्ट्रा याद करनी है जो कि आपकी एनसीईआरटी में आपको दी गई हैं। मैं आपको बताऊं, कई बार क्या होता है, मैं इसको मिटा दूं फिर मैं आपको बताता हूं आगे की बात। कई बार क्या होता है कि जैसे हमने जनरल एक फ्लावर की बात करी, यहां ये हमने एक फ्लावर बनाया है। अभी अगर आप ध्यान दो तो हमने एक ये फ्लावर बनाया है, सही है। ये जो हमने यहां फ्लावर बनाया ना, इस फ्लावर के साथ आपको समझना है कि भाई मान लीजिए कोई और फ्लावर है हमारे पास, ये उसका थैलेमस है, इसमें ये सेपल है, ये पेटल है। और इस डायग्राम में ध्यान दो, जहां से पेटल और स्टेमन निकल रहे हैं वो अलग अलग पॉइंट से निकल रहे हैं। लेकिन अगर पेटल और स्टेमन एक ही पॉइंट से निकल जाए, देखो ये स्टेमन हो गया, तो पेटल और स्टेमन एक ही उससे निकल जाए, तो बताइए सबसे पहले हम कैलिक्स लिखते हैं के, फिर सी कोरोला, फिर ए एंड्रोशियम, फिर जी गाइनोशियम। तो बताइए अगर ये दोनों एक ही नोड से निकले हुए हैं और आपस में जुड़े हुए हैं, तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है फ्लारल फॉर्मूला के अंदर कि सी और ए लिखते टाइम आप ऊपर से ऐसे एक डैश लगा देते हैं दोनों को जोड़ने का। और ऐसी कंडीशन जब लिखी होती है, ऐसी कंडीशन जब लिखी होती है, तो इसे फिर हम एपीपेटलस कंडीशन के नाम से जानते हैं। ये हम एंड्रोशियम के लिए बोलते हैं और इसे हम एपीपेटलस कंडीशन बोलते हैं। एपीपेटलस मतलब पेटल्स के साथ जुड़ा हुआ, पेटल्स के साथ जुड़ा हुआ। दूसरा केस क्या बनता है, एक एक केस और बनता है कि भाई जैसे मान लो ये थैलेमस है, इस थैलेमस में बोलो ये टेपल था, टेपल मतलब हो गया, हम इसको पी से लिखेंगे, सही है। और ये टेपल और स्टेमन बोलो एक ही नोड से अगर निकल जाए, फ्लावर थैलेमस पर एक ही जगह से अगर ऑरिजिनेट हो जाए, तो फिर के सी इसको तो आपको लिखना ही नहीं है ना, के सी अलग अलग है ही नहीं, तो बोलो सीधा पी लिखना है, ए लिखना है, जी लिखना है। और इसके ऊपर आपको यहां एक लाइन लगा देनी है। अगर आप ऊपर ऐसे डैश लगाते हैं तो इसका सिंपल सा मतलब होता है कि भाई ये आपस में सेम नोड से निकले हैं, और यहां पर हम एंड्रोशियम को एपी फीलस कंडीशन के नाम से बताएंगे। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपको पता होने चाहिए फॉर श्योर, अगर आप फ्लारल फॉर्मूला और फ्लारल डायग्राम की बात करना चाहते हैं। और एक बहुत अच्छी बात, मोस्ट इंपोर्टेंट बात बताता हूं फ्लारल डायग्राम के लिए, बहुत सारे बच्चे इसे जल्दबाजी में मिस कर जाते हैं, है ना। और फिर उसके बाद हम इन फैमिलीज को याद करेंगे, पांचों फैमिलीज में आपको बताऊंगा कि कैसे पढ़नी है और क्या क्या याद करना है। सबसे पहले तो आप करेक्टर सीखो सारे के सारे कि करेक्टर कैसे लिखे जाते हैं, और उसके बाद फिर आगे की फैमिलीज के बारे में बात करेंगे। बहुत अच्छी बात बताता हूं, एक सुनना बात ध्यान से, बड़े काम की है, मिस कर जाते हैं बहुत बार जल्दबाजी में हम इस बात को, लेकिन इंपॉर्टेंट है। एक छोटी सी बात है लेकिन उसके बिना फ्लारल डायग्राम कभी पूरा नहीं हो सकता। मैं बताऊं आपको कि जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक प्लांट है, प्लांट का ये वाला हिस्सा स्टेम है, ये इसकी नोड है, और नोड पर ये फ्लावर है।
ठीक है। आप सोचिए अगर इस फ्लावर को आप इधर से देखेंगे तो आप बताते हैं कि फ्लावर हमारे पास कुछ ऐसा बनता है, जैसे मैं फ्लावर बनाऊं, सबसे बाहर मैंने ये जो बनाए हैं ये सेपल्स हैं, आप बताइए। ठीक है, सेपल्स के साथ साथ मान लीजिए मैंने अंदर पेटल्स भी बनाए। तो ये जो बनाए मैंने ये पेटल्स बनाए, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। मैं फ्लावर दिखा रहा हूं ऊपर से आपको, पेटल्स। फिर उसके बाद हम बताएंगे कि यहां पर हमने ये स्टेमन को दिखाया, ऐसे ऊपर से दिखा रहे हैं। ठीक है, और सेंटर में जैसे हमने यहां पर कार्पल को दिखाया मान लीजिए, ओव्यूल लगे हुए हैं इसमें। ठीक है, ये फ्लारल डायग्राम हो गया जिसमें ये सेपल, पेटल, स्टेमन और कार्पल। किसी भी फ्लारल डायग्राम को बनाते टाइम एक साइड में एक डॉट रखना बहुत जरूरी होता है। आप बताइए कि ये जो डॉट होता है ना बेटा, ये मदर एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। ध्यान देना इस बात पे, किसको? मदर एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। मदर एक्सिस क्या होता है कि भाई ये जो फ्लावर है ना हमारे पास, ये वाला फ्लावर ऐसे, तो बताइए कि ये फ्लावर जब इस स्टेम पर लगा हुआ है तो जिस साइड से ये फ्लावर स्टेम पर लगता है उस साइड को रिप्रेजेंट करने का मतलब होता है कि इस साइड, ये वाली साइड है जो स्टेम वाली साइड है, और ये वाली साइड है जो ओपन साइड है। अब आप ध्यान दो कि अगर मैं यहां से ये ब्रैकेट बनाऊंगा, है ना, तो ब्रैकेट मदर एक्सिस के ठीक अपोजिट दिखेगा ना आपको। तो आप बताइए कभी भी अगर किसी फ्लावर में आपको ब्रैकेट रिप्रेजेंट करना हो ना, तो एक तरफ डॉट लगता है तो दूसरी तरफ ब्रैकेट बनेगा। अगर ब्रैकेट है तो हमेशा बनाने की जरूरत नहीं, लेकिन मदर एक्सिस हमेशा होना चाहिए। इसके बिना कभी भी फ्लारल फॉर्मूला को या फ्लारल डायग्राम को पूरा नहीं माना जाता। ध्यान रखना, फ्लारल डायग्राम को पूरा नहीं माना जाता मदर एक्सिस के बिना। एक चीज, दूसरी बात बहुत छोटी है लेकिन ध्यान नहीं देते लोग, ये जो गोला बनाते हैं ना, कई बार तो क्या होता है, इसको सॉलिड ऐसे गोला बना देते हैं ऐसे करके, ऐसे डॉट। जब ऐसा डॉट बना देते हैं तो फ्लारल फॉर्मूला लिखते टाइम BR, तो सिंबल लगा दिया जाता है ऐसे करके कि भाई ये एक्टिनोमॉर्फिक है या जाइगोमॉर्फिक फ्लावर है, वो वाला। लेकिन कई बार क्या होता है कि आजकल किताबों के अंदर ये भी है कि जब मदर एक्सिस बनाते हैं तो मदर एक्सिस में ही बता देते हैं कि फ्लावर जो है वो कैसा है, एक्टिनोमॉर्फिक है या जाइगोमॉर्फिक है। अगर मदर एक्सिस ऐसा है तो इसका मतलब फ्लावर जो है वो एक्टिनोमॉर्फिक है, और अगर मदर एक्सिस ऐसा बना हुआ है तो इसका मतलब फ्लावर जाइगोमॉर्फिक है। तो मदर एक्सिस रिप्रेजेंट करना जरूरी है, और मदर एक्सिस में आपको एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक को भी बता दिया जाता है। ये ध्यान रखिए कि बहुत काम की चीज है ये भी। मदर एक्सिस के बिना कभी भी फ्लारल फॉर्मूला, फ्लारल डायग्राम पूरा नहीं होता। अब मैं आपको बताता हूं कि भाई आपको बेसिकली फैमिलीज याद कैसे करनी है पांचों इन कैरेक्टर्स को फॉलो करते हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक फैमिलीज कैसे पढ़नी है, उन फैमिलीज को पढ़ने से पहले हमें क्या क्या जानकारी होनी चाहिए, ये सब बातें हम बता चुके हैं। अब हम उन्हीं बातों को अप्लाई करते हुए फैमिलीज को पढ़ते हैं। हमारे सिलेबस में बेसिकली 5 फैमिलीज हैं। आप देखेंगे तो क्रूसीफेरी, फाबेसी जिसे लेग्यूमिनेसी, मालवेसी, कंपोजिटी या एस्ट्रेसी, और पोएसी या ग्रेमिनी, ये 5 फैमिलीज आपके सिलेबस में है। आप इन पांचों फैमिलीज को ऐसे ही एक टेबल बना के याद करिए। आप ध्यान दीजिए, ये फ्लारल फॉर्मूला है, ये फ्लारल डायग्राम है, सही है। फ्लारल फॉर्मूला, फ्लारल डायग्राम से हम फैमिली के सारे कैरेक्टर्स लिख लेंगे। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले लिखा गया है यहां पर EBR। EBR का मतलब हो गया है कि भाई ब्रैकेट क्या है यहां पर, एब्सेंट। ब्रैकेट क्या है मैं पहले क्लियर कर चुका हूं, जिस लीफ के एक्सिस से फ्लावर ऑरिजिनेट होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट सिंबल है, तो आप बताएंगे कि इससे पता चलता है कि फ्लावर जो है वो कैसा है, एक्टिनोमॉर्फिक है। फिर उसके बाद सिंबल आ गया देखो बाइसेक्सुअल का, कि भाई इसका फ्लावर बाइसेक्सुअल फ्लावर है। उसके बाद बात आ गई है कैलिक्स की, तो आप बताएंगे कैलिक्स जो है वो 2+2 में है, मतलब 2 होल प्रेजेंट है यहां पर इसके, 2 बाहर वाले साइकिल में, डायग्राम में ध्यान दो, और 2 अंदर वाले साइकिल में, सही है। फिर उसके बाद आता है कोरोला। कोरोला टोटल 4 है, 4 के साथ ना यहाँ X लगा हुआ है। X लगने का मतलब है कि चारों कोरोला के जो पेटल्स हैं इनको देखोगे तो एक दूसरे के आमने सामने हैं। ये देखो ऐसे डायग्राम में ध्यान दो, आमने सामने होने की वजह से एक एक्स जैसी स्ट्रक्चर बन गई है। आमने सामने होने से एक एक्स जैसी स्ट्रक्चर बन गई है, क्रॉस जैसी स्ट्रक्चर बन गई है।
जिस वजह से इसको हम नाम क्या दे रहे हैं, हाँ क्रोस, और उस क्रोस की वजह से हम इसको नाम देते हैं क्रूसीफेरी, क्रूसीफेरी। और ब्रेसिकेसी बोलने का रीजन है ब्रेसिका जीनस, ब्रेसिका जीनस वाले इसमें आ जाते हैं सारे के सारे प्लांट्स। फिर उसके बाद आती है बात एंड्रोशियम की। तो एंड्रोशियम में आपको याद करना है कि जो स्टेमन है ना उसको लिखा गया है 2+4 में। 2 जो है ये 2 आउटर स्टेमन है जो कि छोटे होते हैं, आउटर है और छोटे होते हैं, ध्यान रखिए। और ये वाले हैं इनर 4, और ये होते हैं लॉन्ग। इसका मतलब ये ना आपको एग्जांपल एनसीईआरटी ने भी पढ़ाया है, डाइडाइनेमस और टेट्राडाइनेमस के एग्जांपल्स में आपको मिलेगा। तो आप बताएंगे कि ये एग्जांपल टेट्राडाइनेमस है। टेट्राडाइनेमस के अंदर एनसीईआरटी ने हमें एग्जांपल पढ़ाया है किसका, मस्टर्ड का। और डाइडाइनेमस में 2+2 वाले एंड्रोशियम हमें पढ़ाए हैं साल्विया में, एनसीईआरटी के अंदर अगर आप देखेंगे तो एंड्रोशियम के बाद नेक्स्ट जो आता है बच्चे वो कौन है, तो हम कह रहे हैं कि नेक्स्ट हमें दिया गया है जी गाइनोशियम। गाइनोशियम आपको बताना है कि 2 लिखा गया है, तो इसका मतलब ये बाई कार्पलरी है। बाई कार्पलरी का मतलब हो गया कि इसमें 2 कार्पल प्रेजेंट है और दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, तो सिन कार्पस कंडीशन है। सिन कार्पस कंडीशन बताने का मतलब होता है कि आप इसे ब्रैकेट में लिख देते हैं। ब्रैकेट में लिखने का मतलब है जॉइंट है, जुड़ा हुआ है, मैं पहले भी बता चुका हूं। और आपको साथ ही साथ बताना है कि इनकी जो ओवरी है वो सुपीरियर ओवरी होती है। कैसी ओवरी होती है, सुपीरियर ओवरी होती है। अब इनके अगर एग्जांपल्स की बात करी जाए तो बताइए कि जितनी भी गोभी है वो सारी की सारी इसमें आ जाएगी, चाहे वो कॉलीफ्लावर हो चाहे वो कैबेज हो। तो आप बताइए कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जिस भी बायोलॉजिकल नेम में पहले ब्रेसिका लिखा हो, ब्रेसिका, जैसे गोभी की बात करूं तो ब्रेसिका ओलेरेसिया फूल गोभी, पत्ता गोभी ब्रेसिका ओलेरेसिया, उसमें आपको अलग अलग पढ़ना है, बोट्राइटस, कैपिटुला और कोलोरापा, डाइवर्सिटी में पढ़ते हैं बस। लेकिन आपको ध्यान रखना है या तो एक जनरल एग्जाम्पल आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा या फिर आपको बायोलॉजिकल नेम दिया जाएगा तो उसके पहले नाम लिखा होगा ब्रेसिका। ब्रेसिका से ब्रेसिकेसी बन जाता है, ब्रेसिका से ब्रेसिकेसी बन जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं, बात करें मूली की, है ना, तो वो होती है रेफेनस सेटाइवस, उसका थोड़ा सा डिफरेंस है नाम, लेकिन वो आएगा नहीं क्योंकि एनसीईआरटी में है नहीं। तो आपको याद करना है, एक तो इसमें एग्जांपल रेडिश का, जो मैं एग्जांपल बता रहा हूं बस ये याद कर लेना आप, कॉलीफ्लावर का, रेडिश का एग्जांपल याद करना है, साथ में कॉलीफ्लावर का, कैबेज और मस्टर्ड, कैबेज और मस्टर्ड, क्योंकि ये एग्जांपल आपको जनरली एनसीईआरटी में मिल जाते हैं। आप बताइए कि ये फैमिली कौन सी हो गई है, क्रूसीफेरी। क्रूसीफेरी फैमिली में ईबीआर, ब्रैकेट नहीं होते, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, कैलिक्स 2+2 मतलब 2 होल है। फ्लारल डायग्राम में आपको ध्यान से देखना है, दिख भी रहा है सब कुछ। कोरोला जो है बच्चे वो 4, लेकिन आमने सामने होने की वजह से क्रॉस जैसी स्ट्रक्चर बनती है, इसलिए एक्स लगाया जाता है। एंड्रोशियम टोटल 6 होते हैं लेकिन 2 होल में, 2 बाहर वाले छोटे जिनकी लेंथ कम होती है और अंदर वाले 4 लंबे 2+4, इसे टेट्राडाइनेमस कंडीशन कहते हैं। थ्योरी में भी एनसीईआरटी ने पढ़ाया है, डाइडाइनेमस में तो साल्विया और टेट्राडाइनेमस के अंदर एग्जैक्टली मस्टर्ड को एनसीईआरटी ने बताया है। बाई कार्पलरी का मतलब 2 कार्पल प्रेजेंट है यहां पर। सिन कार्पस होने का मतलब है कि जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए को दिखाने के लिए ब्रैकेट में लिखा जाता है, तो जी के पैरों में 2 और नीचे डैश लगने का मतलब है कि ओवरी यहां पर कैसी है, सुपीरियर ओवरी है। एग्जाम्पल याद करने हैं, मूली, रेडिश, पत्ता गोभी, फूल गोभी, ये आपको, और मस्टर्ड। मस्टर्ड आपके लिए कॉमन क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर मस्टर्ड का एग्जांपल है, तो इसे आपको याद करना है, इससे बाहर कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपकी क्रूसीफेरी फैमिली तैयार है। नेक्स्ट जो फैमिली हमारे पास है बच्चे, उस फैमिली का नाम है फाबेसी या लेग्यूमिनेसी। फैमिली की बात करेंगे हम तो हम बताएंगे फाबेसी या फिर लेग्यूमिनेसी। देखिए जब हम फाबेसी या लेग्यूमिनेसी फैमिली की बात करते हैं तो वही फ्लारल फॉर्मूला से आपको चलना है, बेसिकली चीजें वही हैं, सेम टू सेम। यहां बी आर लिखा गया है, इसका मतलब है कि यहां ब्रैकेट प्रेजेंट है, ये वाली बात है, तो इसका मतलब जाइगोमॉर्फिक फ्लावर है, मतलब एक ही प्लेन से इक्वल पार्ट्स में कटेगा। सिंबल अगर आप देखेंगे तो आप बताएंगे बाइसेक्सुअल है ये फ्लावर इसका। कैलिक्स की अगर आप बात करते हो तो टोटल सेपल आप बताएंगे 5, और आप बताइए कि कंडीशन है गैमोसेप्लस वाली।
गैमोसेपलस का मतलब है कि सेपल्स आपस में जुड़े हुए हैं। आपस में जुड़े होने का मतलब हो गया कि भाई ब्रैकेट में लिखेंगे हम टोटल सेपल यहां 5 हैं और पांचों के पांचों सेपल्स आपस में जुड़े हुए हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद हम आते हैं कोरोला के लिए। तो आप बताते हैं इसमें पेटल्स जो हैं वो 5 होते हैं, लेकिन 5 पेटल्स में अगर हम बात करें तो एक पेटल बड़ा स्टैंडर्ड, जिसे वैक्सिलरी या स्टैंडर्ड कहते हैं, दो साइडों में विंग्स और दो यहां पर जुड़े हुए आपस में कील। तो टोटल अगर देखोगे तो 5 बनेंगे। कंडीशन बनेगी यहां पर एक, फिर ये दो दोनों साइडों वाले अलग अलग, और ये दो आपस में जुड़े हुए। इसलिए अगर आप फ्लोरल फॉर्मूला ध्यान से देखो तो इसमें आपको एक बाहर ब्रैकेट के, दो बाहर ब्रैकेट के, एक ये बाहर वाला पीछे का, जिसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड या वैक्सिलरी। ये आप एस्टिवेशन में पढ़ेंगे, पेपिलियोनेसी या वैक्सिलरी टाइप का एस्टिवेशन है आपके पास, उसमें एग्जांपल है पी का। तो आप बताइए एक ये, दो ये और अंदर वाले दो ये ब्रैकेट में, तो फ्लोरल फॉर्मूला में भी ये चीज रिप्रेजेंट हो रही है और डायग्राम के अंदर भी आपको ऐसा ही दिखेगा। नेक्स्ट आपके पास है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम आपके पास टोटल होते हैं यहां पर स्टेमन 10, लेकिन उस 10 में हम पढ़ते हैं 9+1 की कंडीशन, मतलब 9 यहां पर जुड़कर एक ग्रुप बनाते हैं और एक अकेला है। और जब ऐसी कंडीशन हो तो इसे हम एडेल्फस कंडीशन कहते हैं। एडेल्फस, एडेल्फस का मतलब हो गया कि स्टेमन आपस में जुड़े हुए हैं। और आप बताइए जुड़कर जब ये ग्रुप बनाते हैं तो कितने ग्रुप बन रहे हैं, तो हम कहते हैं दो। एक 9 का ग्रुप हो गया, एक अकेला हो गया, 9+1 2 ग्रुप। तो आप बताएंगे कंडीशन बनेगी डाई एडेल्फस। कैसी कंडीशन बनेगी? डाई एडेल्फस। सही है। तो आप कैरेक्टर्स को इसके अकॉर्डिंग, फ्लोरल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं गाइनोशियम की तरफ। तो हम बताते हैं कि यहां कार्पल जो है वो एक ही है। एक है तो यहां सिन कार्पस या पॉलीकार्पस कंडीशन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। और याद रखिए कि जो ओवरी है वो ओवरी इनकी कैसी है? सुपीरियर। सुपीरियर ओवरी होने का मतलब है कि ओवरी ऊपर की तरफ है और बाकी सब फ्लोरल पार्ट जो है वो नीचे से निकल रहे हैं। तो इस फैमिली की, जब लेग्यूमिनेसी फैमिली की आप बात करते हैं तो इसे आप पल्स फैमिली के नाम से जानते हो, मतलब सारी की सारी दालें इसी में आ जाएंगी। सारी की सारी दालें जो है वो सारी की सारी दालें इसी में ही आ जाएंगी। इसे हम पल्स फैमिली के नाम से जानते हैं। तो अगर आप इसके एग्जाम्पल्स की बात करोगे तो एग्जाम्पल्स में सारे आप इसमें पल्सेस याद कर लीजिए। कभी भी कोई पल्स का नाम आ जाए, अरहर, चना, मटर, मूंग, है ना, किसी भी दाल का, सोयाबीन, मूंगफली, ऐसे कोई भी नाम लिखा हुआ आ जाए तो आपको याद करना है कि वो कौन सी फैमिली से है? फाबेसी से। बस आपको एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ पी का बात कर लीजिएगा, पाइसम सेटाइवम की बारे में बात कर लीजिएगा आप, क्योंकि ये आपके लिए एक कॉमन फॉर्मूला है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो इसी से ही बनने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि वैक्सिलरी या एस्टिवेशन में एनसीईआरटी ने हमें दिया है। लेकिन उसके अलावा किसी भी दाल के बारे में लिखा जाए, दालें जितनी भी होती हैं वो सारी की सारी किसमें आती है? फाबेसी फैमिली में। क्योंकि आपको मैं क्लियर कर दूं, एनसीईआरटी ने हमें जितना भी मटेरियल पढ़ाया है वो एग्जाम्पल बेस्ड नहीं पढ़ाया है। जो एग्जाम्पल हमें दिए हैं वो एस्टिवेशन में दिए, वैक्सिलरी के अंदर पाइसम का नाम है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाई जो पाइसम सेटाइवम है, मतलब जो कौन है? मटर है, मतलब जो दालें होती हैं, चना, अरहर, मूंग, जितनी भी, वो सारी किसमें आ जाती हैं? तो हम कहते हैं वो सारी आ जाती हैं किसमें? फाबेसी या लेग्यूमिनेसी फैमिली के अंदर। अब फाबेसी या लेग्यूमिनेसी फैमिली को पढ़ने के बाद हम आगे जब बढ़ते हैं तो हम मालवेसी की तरफ आते हैं। जब हम मालवेसी फैमिली की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? मालवेसी फैमिली की। तो वही बात सेम टू सेम शुरू कर रहे हैं अब हम आगे, कि मालवेसी फैमिली को हमने लिखा बी आर। बी आर लिखने का मतलब है कि यहां पर इनके भी ब्रैकेट क्या है? प्रेजेंट। फिर हमने सिंबल जो लिखा वो किसका लिखा? तो आप बताएंगे एक्टिनोमॉर्फिक हो गया फ्लावर। एक्टिनोमॉर्फिक हो गया है फ्लावर। एक्टिनोमॉर्फिक होने के साथ साथ बाइसेक्सुअल है ये फ्लावर। कैसा है? बाइसेक्सुअल। सही है। उसके बाद बात आती है ईपी। ईपी का मतलब है यहां एपिकैलिक्स। एपिकैलिक्स का मतलब होता है कैलिक्स के भी बाहर की तरफ लीफ लाइक स्ट्रक्चर का होना, जो कि अभी मैं बता चुका हूं आपको थोड़ी देर पहले, जब मैंने फैमिलीज को पढ़ने का तरीका बताया था उस टाइम पे ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताए थे मैंने। तो एपिकैलिक्स यहां हो सकते हैं 3 से लेकर 7 तक। ठीक है। एपिकैलिक्स यहां पर हो सकते हैं 3 से लेकर, मतलब सेपल से बाहर की तरफ जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखती है, ब्रैक्टियोल्स बेसिकली उनको कहा जाता है।
तो आप बताएंगे वो 3 से कितनी है, 7। फिर बात करते हैं हम इसके कैलिक्स की। कैलिक्स में हम बात करेंगे के में सेपल्स की, तो आप बताएंगे कि सेपल्स टोटल इसमें कितने हैं, 5। 5 होने के साथ साथ आपको बताना है कि कंडीशन कैसी है, गैमोसेप्लस कंडीशन। कैसी कंडीशन है, गैमोसेप्लस कंडीशन। फिर बात करते हैं कोरोला की, तो कोरोला में बात करेंगे हम किसकी, पेटल्स की। पेटल्स आपको इसमें बताने हैं टोटल कितने, 5, लेकिन कंडीशन है पॉलीपेटलस। पॉलीपेटलस कंडीशन होने का मतलब है कि आपस में जुड़े हुए नहीं है। इसलिए अगर आप ध्यान देंगे तो जो कैलिक्स के अंदर हमने 5 लिखे हैं वो ब्रैकेट में, लेकिन जो कोरोला में हमने 5 लिखे हैं वो ब्रैकेट में हमने नहीं लिखे हैं, ब्रैकेट में हमने नहीं लिखे हैं, ये ध्यान दीजिएगा। ब्रैकेट में नहीं लिखे, इसका कारण क्या है, उसका कारण है कि भाई वो आपस में जुड़े हुए होते ही नहीं। फिर उसके बाद बात आती है एंड्रोशियम के बारे में, तो बात करेंगे इसमें स्टेमन्स की। स्टेमन्स आप बताइए इसमें इनफाइनाइट होते हैं और आपको बताना है कि सब जुड़े हुए हैं, एडेल्फस होते हैं। तो आप बताइए कि ये सभी मिलकर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कई बार है आपके पास, आपके मॉड्यूल्स में, इधर उधर के स्टडी पैकेज में मिल जाएगा कि स्टेमन्स जुड़कर एक ग्रुप बनाए और एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कौन सी फैमिली में करते हैं। तो आप सिंपल सा एग्जांपल दे दीजिएगा, भाई ये मालवेसी फैमिली में होता है। किसमें होता है, मालवेसी फैमिली में। और उसके बाद फिर हम बात करेंगे इसमें बच्चे किसकी, गाइनोशियम की। तो गाइनोशियम में अगर आप ध्यान दीजिएंगे तो आप बताएंगे कि इसमें जो कार्पल है वो 5 हो सकते हैं या 5 से लेकर इनफाइनाइट हो सकते हैं, लेकिन कंडीशन इसमें आएगी कौन सी, सिन कार्पस कंडीशन। सिन कार्पस मतलब सारे जुड़े हुए हैं, ब्रैकेट में लिखा हुआ है। और आप बताइए कि इसकी जो ओवरी है वो सुपीरियर ओवरी होती है, सुपीरियर ओवरी। ठीक, तो सुपीरियर ओवरी के साथ अब हम इसके बात करें एग्जांपल्स की। तो आपको एग्जांपल्स में देखो, एक तो ऊपर ही मैंने यहां लिख के दे दिया आपको कि भाई एग्जांपल आपको याद करना है कौन, कॉटन फैमिली है ये। उसके अलावा याद करना है चाइना रोज को। ठीक है, ये एनसीईआरटी में एग्जांपल्स हैं इसलिए इनको आपको याद रखना है, कॉटन। और उसके अलावा याद करेंगे हम किसको, चाइना रोज को। साथ ही साथ आपको याद करना है बच्चे इसमें लेडी फिंगर भी आप याद कर सकते हैं, है ना। तो ये सब एग्जाम्पल आपको यहां पर ध्यान रखने हैं, लेकिन आपको चाइना रोज और कॉटन ये 2 एग्जाम्पल तो 100% याद होने ही चाहिए, ये ध्यान रख लो आप अपने दिमाग में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अब। नेक्स्ट फैमिली जो हमारे पास है वो फैमिली कौन सी है, कंपोजिटी। आपको बताना है सबसे एडवांस फैमिली में हम इसको मानते हैं कि जो कंपोजिटी फैमिली है वो सबसे एडवांस फैमिलीज में आती है, सबसे एडवांस फैमिलीज। कौन सी फैमिली की बात चल रही है, कंपोजिटी की। कंपोजिटी का दूसरा नाम जो है बच्चे वो एस्ट्रेसी भी है। मैं बार बार स्क्रीन से बाहर जा रहा हूं ताकि आप मुझे देखने के बजाय ज्यादा देख पाए किसको, बोर्ड को। तो इसे आप सनफ्लावर फैमिली के नाम से भी जानते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें 3 तरह के फ्लावर आपको मिलते हैं बेसिकली। कितने तरह के, 3 तरह के। एक होते हैं इसमें रे फ्लोरा। ऊपर जो 2 फॉर्मूला मैंने लिखे हैं, 2 फॉर्मूलाज के बारे में आपको मैं एक बात बताता हूं अच्छी सी, कि ये जो फॉर्मूला ऊपर लिखा गया है ये रे फ्लोरेट का लिखा गया है, और ये नीचे वाला जो फ्लोरल फॉर्मूला लिखा गया है वो डिस्क फ्लोरल का लिखा गया है। लेकिन आप ध्यान रखना कि आपको याद कौन सा रखना है, तो आप बताइए कि हमें याद रखना है रे फ्लोरेट को। उसका रीजन मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि एनसीईआरटी में जब आप ओवरी पढ़ते हैं ना, इंफीरियर ओवरी, तो इंफीरियर ओवरी के अंदर कुकुम्बर गुआवा के साथ एनसीईआरटी ने एग्जांपल लिया हुआ है रे फ्लोरेट ऑफ द सनफ्लावर, ऐसे एनसीईआरटी की थ्योरी के अंदर। जब एनसीईआरटी आपको बताती है इंफीरियर, सुपीरियर और हाँ हाफ इंफीरियर और हाफ सुपीरियर ओवरी के बारे में, वहां पर तो आप बताइए कि एग्जांपल वहां रे फ्लोरेट का लिया है, तो इसलिए मैं यहां डिटेल आपको रे फ्लोरेट की करवाऊंगा, लेकिन साथ ही साथ आपको मैं डिस्क फ्लोरेट के बारे में भी बता दूंगा। रे फ्लोरेट और डिस्क फ्लोरेट क्या होते हैं सनफ्लावर में, इसी फैमिली के लेक्चर को खत्म करने के बाद लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कि रे फ्लोरेट कहां है, डिस्क फ्लोरेट कहां है। ठीक है, तो पहले हम इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में बात करते हैं। चलिए, आप बताइए कि भाई अगर हम रे फ्लोरेट ऑफ द कंपोजिटी या एस्ट्रेसी फैमिली की बात करें तो इनके फ्लावर ब्रैक्टिएट होते हैं। मतलब इनमें ब्रैक्ट क्या है, प्रेजेंट, सामने दिख रहा है। फ्लावर जाइगोमॉर्फिक होते हैं, मतलब एक ही प्लेन से कट सकते हैं 2 इक्वल पार्ट्स में। आप बताइए रे फ्लोरेट जो होते हैं वो फीमेल फ्लावर होते हैं, ये ध्यान रखना आप।
इनमें मेल पार्ट एंड्रोशियम नहीं होता, सही है। फिर आगे चलेंगे, कैलिक्स की बात करेंगे। तो जो कैलिक्स होता है इसमें, उसमें जो आपको बताने हैं सेपल्स, वो आपको बताने हैं कि इनके जो सेपल्स होते हैं वो हेयर लाइक होते हैं, हेयर लाइक। और हेयर लाइक सेपल्स जो पाए जाते हैं इनमें, उनको नाम देते हैं पेपस। हेयर लाइक जो इसमें क्या पाए जाते हैं सेपल्स, उनको नाम क्या दिया जाता है, तो हम कहते हैं उनको नाम दिया जाता है पेपस। और इसी पेपस की वजह से इसको हमने लिख दिया है पी। क्या लिख दिया है, पी, पेपस मतलब पी। तो कैलिक्स जो है उसमें नंबर ना होकर हेयर्स हैं बहुत सारे, तो बहुत सारे हेयर्स को काउंट क्या करना, तो सीधा लिख दिया कि वो पेपस है। फिर बात आती है इसमें किसकी, एग्जैक्टली कोरोला की। कोरोला के अंदर हम बात करते हैं पेटल्स की। तो पेटल्स टोटल हम बताते हैं 5, और कंडीशन बताते हैं गैमोपेटलस। गैमोपेटलस का मतलब है कि आपस में सबके सब जुड़े होते हैं, ठीक है। एंड्रोशियम की बात करेंगे तो आप बताएंगे इसमें स्टेमन जो है वो बच्चे एब्सेंट है ही नहीं, स्टेमन है ही नहीं, है ना, इसलिए तो फीमेल फ्लावर है। लेकिन जब गाइनोशियम की बात करते हैं तो इसमें बताते हैं हम कार्पल जो है 2 है, मतलब बाई कार्पलरी कंडीशन है। बाई कार्पलरी होने के साथ साथ बोलो सिन कार्पस है। सिन कार्पस होने का मतलब है दोनों कार्पल आपस में जुड़े हुए हैं। और एनसीईआरटी में ये लिखा भी हुआ है कि इनकी ओवरी जो है वो इंफीरियर ओवरी होती है, इसलिए आपने डैश अगर देखोगे तो जी के हमने ऊपर लगाया है, ठीक है। इंफीरियर ओवरी आएगी, इंफीरियर ओवरी। इसमें सबसे सही एग्जांपल आपको याद करना है बच्चे किसका, तो आप बताइए कि सनफ्लावर का। हमें सामने ही दिख रहा है सनफ्लावर। एग्जांपल की अगर हम बात करें तो एग्जांपल एक तो हमें इसमें याद करना है सनफ्लावर का। एक ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी में मैरीगोल्ड भी दिया गया है। जब आप बात करते हैं प्लेसेंटेशन की, है ना, तो वहां पर प्लेसेंटेशन में मैरीगोल्ड मतलब रोज के बारे में, गेंदा होता है ना, गेंदा, रोज नहीं, गुलाब नहीं, गेंदा, गेंदे का फूल होता है ना, मैरीगोल्ड, तो उसका भी एग्जांपल एनसीईआरटी में है। तो आप बताइए सनफ्लावर और मैरीगोल्ड, ये एनसीईआरटी के दोनों एग्जांपल है, इन्हीं को आपको याद करना है। कौन सी फैमिली में आते हैं, कंपोजिटी या एस्ट्रेसी में, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि कंपोजिटी फैमिली जो है वो मोस्ट एडवांस फैमिली है। इसका जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स जो होते हैं इनको भी, इनका इंफ्लोरेसेंस भी बेस्ट टाइप का है। और ऑल ओवर द वर्ल्ड एंजियोस्पर्म्स की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी फैमिली हम कंपोजिटी फैमिली को बताते हैं। फिर नेक्स्ट जो फैमिली हमारे पास है बच्चे, उस फैमिली का नाम है ग्रेमिनी या पोएसी फैमिली। पोएसी या ग्रेमिनी फैमिली की बात करो तो आप बताओ कि ये फैमिली बहुत बड़ी है इंडिया में। अगर आपसे पूछा जाए कि लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड या एंजियोस्पर्म्स, सबसे एंजियोस्पर्म में सबसे बड़ी फैमिली कौन सी, तो आप बताना कंपोजिटी। लेकिन अगर पूछे इन इंडिया सबसे बड़ी फैमिली कौन, केवल इंडिया को मेंशन कर दिया गया है कि सबसे बड़ी फैमिली कौन, तो आप बताइएगा सबसे बड़ी फैमिली इंडिया में कौन है, तो आपको बताना है पोएसी या फिर हाँ ग्रेमिनी। ये आपको बताना है कि मोनोकोट की फैमिली है, मोनोकोट की फैमिली है, ठीक है। आगे बढ़े, कलर चूज करते हैं हम अब, ब्लैक कलर लिख लेते हैं यहां पर। बताइए कि ये फैमिली जो है वो पोएसी या ग्रेमिनी को ग्रास फैमिली या मोनोकोट्स की फैमिली भी कहा जाता है। बी आर लिखा है मतलब ब्रेक्ट यहां प्रेजेंट है। और अगर ध्यान देंगे सिंबल पर तो बताएंगे फ्लावर इनका जाइगोमॉर्फिक है और साथ ही साथ बाइसेक्सुअल है, ठीक है। फिर इनमें पी लिखा हुआ है, पी का मतलब हो गया पेरियंथ। पेरियंथ का मतलब क्या हो गया है कि भाई यहां सेपल और पेटल जुड़े हुए हैं, तो बेसिकली यहां पेटल्स ना होकर टेपल्स हैं। और जब सेपल और पेटल आपस में जुड़ जाते हैं, टेपल या पेरियंथ कहते हैं उसको। और आप बताइए 2 हैं, तो इसका मतलब आपको यहां सेपल और पेटल का डिफरेंशिएशन मिलेगा ही नहीं। सेपल और पेटल आपस में जुड़े हुए हैं, फ्यूज्ड हैं, ज्वाइंट हैं परमानेंटली, इसलिए इनको नाम दिया टेपल्स, और पूरे होल को नाम दिया पेरियंथ, इसलिए पी लिखा गया। एंड्रोशियम की बात करोगे तो टोटल स्टेमन यहां आप बताओगे बच्चे कितने, 3 से लेकर 6। मतलब आपको इस फैमिली को ट्राइमेरस बताना है, ट्राइमेरस। अगर आप ध्यान दें यहां पर ये जो फैमिली है ये टेट्रामेरस ज्यादा है, 4 के मल्टीप्लाई में
ज्यादा चीजें दिख रही हैं। ये वाली फैमिली जो है वो 5 के मल्टीप्लाई में जा रही है, ये वाली फैमिली भी 5 के मल्टीप्लाई में जा रही है, ये वाली फैमिली भी 5 के मल्टीप्लाई में जा रही है कैलिक्स करोला के केस में। तो आप बताइए ऐसी फैमिली जो कि 5 के मल्टीप्लाई में जाए तो उसको पेंटामेरस फूल कहते हैं, 4 के मल्टीप्लाई में जाए टेट्रामेरस कहलाता है, 3 के मल्टीप्लाई में आए, 3 से लेकर 6 मल्टीपल ऑफ द 3 है ना बच्चे, तो इसको हम नाम क्या देंगे, ट्राइमेरस फ्लावर इसका, है ना। और इसमें अगर हम बात करते हैं गाइनोशियम की, तो गाइनोशियम में जो कार्पल है इनके पास, वो कार्पल 1 या फिर 3 हो सकता है, यहां डैश लगाने की बजाय हम और लगाएं, 3 या 1 हो सकता है। और इसमें आपको याद रखना है कि कार्पल 1 ही है तो सिनकार्पस या पॉलीकार्पस वाली कंडीशन है ही नहीं। और याद रखिए कि ओवरी जो है इनकी सुपीरियर आपको याद करनी है, इसलिए हमने डैश नीचे लगाया है जी के। मोनोकोट की फैमिली है, ग्रास फैमिली है, तो आप बताइए कि ग्रास वाले मोनोकोट पौधे, वीट, राइस, मेज, है ना, ये सब किस में आ जाएंगे, ये सब आ जाएंगे इस पोएसी फैमिली, ग्रेमिनी फैमिली के अंदर। ये फैमिलीज हो गई। आप ध्यान दीजिएगा, मैंने जैसे जैसे फ्लोरल फॉर्मूला लिखा है साथ साथ मैं आपको फ्लोरल डायग्राम भी दिखाता जा रहा हूं। एक चीज, दो बातें और जो मैं अभी तक आपको मैंने नहीं बताई है आपको, एक तो मालवेसी फैमिली में और एक कंपोजिटी फैमिली में अगर आप ध्यान देंगे यहां पर, तो सी और ए के ऊपर डैश लगा हुआ है इनके डिस्क फ्लोरेट ऑफ द कंपोजिटी के अंदर और मालवेसी फैमिली में। इसका मतलब हो गया है कि जो एंड्रोशियम मतलब स्टेमन और जो पेटल है वो सेम नोड से निकल रहे हैं। एपीपेटलस कंडीशन है यहां पर स्टेमन्स की। एपीपेटलस का मतलब हो गया कि पेटल्स के साथ जुड़े हुए, पेटल्स के साथ जुड़े हुए। तो जब भी हमें पेटल्स को एंड्रोशियम के साथ जुड़ा हुआ दिखाना होता है तो ऊपर से हम क्या करते हैं, डैश लगाते हैं ना, ये वाला डैश। ये केवल 2 ही फैमिलीज के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, 2 ही फैमिलीज में दिखाई दे रहा है। और दूसरी बात आपको याद करनी है यहां पर फाबेसी के बारे में, कि फाबेसी का जो ये कोरोला वाले पेटल्स होते हैं इनका अरेंजमेंट स्पेशल टाइप का होता है, ये ध्यान रखिएगा। और तीसरी बात आपको याद करनी है, मस्टर्ड के केस में ये एनसीईआरटी में अलग से एग्जांपल भी है थ्योरी के अंदर की 2+4 यहां स्टेमन है, बाहर वाले 2 छोटे और अंदर वाले 4 बड़े, इसको टेट्राडाइनेमस कंडीशन कहते हैं। ये बेसिकली आपके लिए फैमिलीज का पूरा चार्ट है बच्चे, आप इसे याद कर लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाता है। मैं हट रहा हूं 1 मिनट के लिए, आप अगर इसकी फोटो लेना चाहें, कुछ भी करना चाहें, नोट करना चाहें, आप इसे करिए। फिर मैं आपको सनफ्लावर के बारे में बताता हूं कि सनफ्लावर का क्या सीन है। देखिए सनफ्लावर के केस में आपको समझना है कि जैसे आप सनफ्लावर की बात करते हैं तो सनफ्लावर में एक तो आप बताते हैं रे फ्लोरेट, जिसका हमने फ्लोरल फॉर्मूला पढ़ा, और दूसरे होते हैं डिस्क फ्लोरेट जिनका हमने डायग्राम मतलब फ्लोरल फॉर्मूला पढ़ा। लेकिन एनसीईआरटी ने हमें केवल रे फ्लोरेट पढ़ाए हैं। तो आपको ये समझना होगा कि डिस्क और रे फ्लोरेट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो सनफ्लावर है, आप इस फिगर में भी ध्यान से देख पाएंगे, सनफ्लावर का जो पूरा फूल दिखता है वो फूल नहीं होता। सबसे पहली बात तो आपको समझना है कि वो इनफ्लोरेसेंस होता है। इनफ्लोरेसेंस मींस ग्रुप ऑफ द फ्लावर होता है। इस ग्रुप ऑफ द फ्लावर में सबसे बाहर की तरफ जो आपको ये बड़े बड़े ऐसे दिखाई देते हैं फ्लावर, यूं आप ध्यान से देखिए सनफ्लावर का ये डायग्राम भी, तो इसमें ये वाले जो फ्लावर्स है ना, ये रे फ्लोरेट है। और अंदर की तरफ ये जो फ्लावर पाए जाते हैं बच्चे, इसको हम कहते हैं क्या, एग्जैक्टली डिस्क फ्लोरेट। डिस्क फ्लोरेट इसका मतलब जब हम सनफ्लावर को ऐसे स्टेम के ऊपर लगा हुआ देखते हैं, है ना, इस डायग्राम में भी आप ध्यान से देख सकते हैं, तो यहां अगर बाहर की तरफ देखेंगे तो रे फ्लोरेट और सेंटर में देखेंगे तो डिस्क फ्लोरेट आपको दिखाई दे रहे हैं। ये वाले रे हैं और ये वाले डिस्क हैं। तो आपको ये बताना होगा कि ये इसका फिर थैलेमस नहीं है। थैलेमस नहीं है, थैलेमस तो वो होता है जिस पर क्या होता है बच्चे, एक फूल लगा होता है। यहाँ तो पूरा इन्फ्लोरेसेंस है, और पूरा इन्फ्लोरेसेंस जिस पे लगता है बच्चों उसको पेडेंकल बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं, पेडेंकल। तो आप बताइए कि एक से ज्यादा फ्लावर वाला जो एक्सिस होता है उसे हम नाम देते हैं पेडेंकल। क्या नाम देते हैं, पेडेंकल। तो ये ध्यान रखिएगा। तो सनफ्लावर में रे फ्लोरेट और डिस्क फ्लोरेट की बात है तो एनसीईआरटी ने हमें केवल कौन से फ्लावर पढ़ाए हैं, रे फ्लोरेट, उन पे हमें फोकस रखना है। ये मॉर्फोलॉजी की फैमिलीज हैं। इस लेक्चर को आप करिए, बस इतना ही करना है बच्चे, एग्जाम में इससे बाहर नहीं जाता क्वेश्चन। अगर इससे बाहर जाएगा तो वो सबके लिए बाहर होगा, केवल आपके लिए नहीं। और मुझे मतलब ये पूरा यकीन है कि एनसीईआरटी से बाहर पेपर जाता नहीं है। तो सिंपल सी बात है कि आपको ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही तैयार करना है, इतना बहुत है। आप बेस्ट ऑफ लक।